सफर जो खजाने की तलाश में शुरू हुआ था, मौत का एक दरवाजा बन गया, जहां भूख और प्यास ने इंसानों को अपने ही दोस्तों का गोश्त खाने पर मजबूर कर दिया। एक 50 फुट लंबी स्पम वेल ने पूरी शिप को तबाह कर दिया और क्रू को ऐसी बेरहमी में धकेल दिया जहां हर सांस एक जंग थी। टूटा हुआ हौसला और बेहाल जिस्म के साथ जिंदा रहने की उम्मीद ने उन्हें कुर्बानी और पागलपन की हदों तक पहुंचा दिया। ये कहानी सिर्फ एक वेल अटैक की ही नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए इंसानी जंग का किस्सा है। 19वीं सदी का नैनटकेट मैसाचुसेट्स दुनिया का वेलिंग सेंटर था। उस वक्त वेल ऑयल इंडस्ट्री का सबसे अहम हिस्सा था, क्योंकि क्रूड ऑयल का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता था। वेल ऑयल सिर्फ मशीनरी चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि रातों को रोशन करने के लिए भी काम आता था, और साथ साथ इंडस्ट्री भी इसी ऑयल के ऊपर डिपेंड थी। समंदर में हर रोज वेलिंग शिप्स निकलती थी ताकि तेल का खजाना ढूंढ सके। इन्हीं शिप्स में से एक थी एसेक्स, जो कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड के अंदर थी, और 12 अगस्त 1819 को साउथ पैसिफिक का सफर शुरू किया। सफर मुश्किल था और पहले ही दिन एक तूफान ने शिप को खासा डैमेज कर दिया। 2 वेलिंग बोट्स तबाह हो गई और कुछ रिपेयर्स करने के बाद एसेक्स ने सफर तो शुरू कर दिया, लेकिन क्रू मेंबर्स के दिलों में शक था कि ये सफर जानलेवा हो सकता है। कैप्टन पोलार्ड ने क्रू को कंसर्न्स को इग्नोर किया और शिप अपनी मंजिल की तरफ चली गई, मगर बदकिस्मती साथ साथ चल रही थी इनके। एक्वाडोरियन कोस्ट पे एक रूटीन स्टॉप पर एक क्रू मेंबर हेनरी डिविट शिप छोड़कर भाग गया। उसने अपनी जान बचाने का जो डिसीजन लिया था, वो उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। बाकी क्रू मेंबर्स को कोई खास कामयाबी तो नहीं मिली। वेल ग्राउंड्स खाली हो चुकी थी। कैप्टन और उसके क्रू वहां की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में गैलापागोस पे उन्होंने सप्लाईज इकट्ठी की, जिसमें 360 कछुए, जो ऐसी लंबी जर्नी के लिए परफेक्ट होते। कछुए बिना पानी और खानों सालों तक जिंदा रह सकते, लेकिन क्रू यही नहीं रुका। एक प्रैंक में क्रू मेंबर्स ने चार्ल्स आइलैंड को आग लगा दी, जो जल्द ही एक बहुत बड़ा ब्लेज बन गया। इस आग ने आइलैंड की फ्लोरा और फौना को तबाह कर दिया और कुछ स्पीशीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए। कैप्टन पोलार्ड इस इंसिडेंट पे बहुत गुस्सा हुए, लेकिन अब वापस लौटने का वक्त नहीं था। 20 नवंबर 1820 को, एक साल बाद, एसेक्स फाइनली हंटिंग ग्राउंड्स तक पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि समंदर स्पम वेल्स से भरा पड़ा है। ये उनके लिए बहुत किस्मत वाला ब्रेक था। बोट्स समंदर में उतारी गईं और क्रू ने वेलिंग शुरू कर दी। वेलिंग एक बहुत गंदा प्रोसेस था। क्रू हार्पोन फेंककर वेल को मारते और फिर वेल बोट को ड्रैग करती थी, जिसे वेलर्स नैनटकेट स्ले राइड कहते थे। एक बड़ा स्पम वेल अपनी मेट को मारते हुए देखकर गुस्से हो गया। ये वेल लगभग 26 मीटर लंबा और 80 टन का था। उसने शिप को एक जोरदार झटका मारा और कुलियन से शिप थोड़ी सी टूट गई। क्रू ने पहले सोचा कि ये एक एक्सीडेंट होगा, वेल ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन वेल फिर ऊपर आई और शिप को दूसरी तरफ हिट किया। इस दफा शिप को ज्यादा डैमेज हुआ और पानी अंदर आना शुरू हो गया। वेल के सेकंड अटैक के बाद एसेक्स पानी से भरने लगे। कैप्टन पोलार्ड और उसके क्रू ने पैनिक में जितना जल्दी हो सका शिप को छोड़ दिया और जो कुछ बच सकता था अपने साथ इकट्ठा कर लिया। उनके साथ सिर्फ कुछ कछुए, एक मस्कट, 65 गैलन पानी और 600 पाउंड का हार्ड टैक बिस्किट था, एक ब्लैंड बिस्किट जो आटे और पानी से बनाया जाता था। छोटी बोट्स को जल्द ही सामान से भर दिया गया और कैप्टन पोलार्ड का नेविगेशनल इक्विपमेंट उनके पास था, जो जिंदा बचने की एक आखिरी उम्मीद थी। शिप आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तह में उतर गई और क्रू ने अपनी सप्लाईज को 3 वेलिंग बोट्स में डिवाइड कर। उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर हर बंदा सिर्फ एक बिस्किट और आधा पेट पानी दिन भर में पिए तो सप्लाईज 60 दिन तक चलेंगी। सबसे करीब आइलैंड्स 1200 मील दूर फ्रेंच पोलिनेशिया में थे, लेकिन क्रू को डर था कि वहां इंसानी गोश्त खाने वाले लोग हो सकते हैं। इस वजह से उन्होंने चिले की तरफ चलने का फैसला किया, जो बहुत दूर था, लेकिन 60 दिनों के प्लान में हो सकता था। सफर मुश्किल था और पेनफुल भी था। रोजाना भूख, डिहाइड्रेशन और सनबर्न उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। बोट्स को बार बार तूफान हिट करते और क्रू की तकलीफ बढ़ती गई। जो हार्ड टैक बिस्किट्स उन्होंने बचाए थे, वो समंदर के पानी में भीगकर नमक के साथ मिक्स हो जाते, जो उनकी प्यास और बढ़ाता। 1 महीने की स्ट्रगल के बाद उन्हें दूर से एक आइलैंड नजर आया। जितनी जल्दी हो सका भूख प्यास से तंग क्रू मेंबर्स उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। उम्मीद थी कि वहां खाना, पानी और शेल्टर मिलेगी, लेकिन जब वो लैंड पे पहुंचे तो ये हेंडरसन आइलैंड निकला। एक ऐसा आइलैंड जहां कोई इंसान आबाद नहीं था। वहां सिर्फ छोटे से परिंदे और मकड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। 1 महीना गुजरता गया और आइलैंड के लिमिटेड रिसोर्सेज भी खत्म होने लगे। उन्हें समझ आया कि ये आइलैंड किसी ट्रेड रूट पे ही नहीं था, इसलिए उन्हें कोई रेस्क्यू करने नहीं आएगा। आखिर उन्होंने फैसला किया कि फिर से समंदर का सफर शुरू करना होगा। 3 क्रू मेंबर्स ने आइलैंड पर ही रुकने का फैसला किया। उनका मानना था कि घास खाकर मर जाना समंदर में डूबने से बेहतर है। बाकी 17 मेंबर्स ने अपनी बोट्स को कुछ सामान से भरा और चिले की तरफ चल दिए, लेकिन कुछ ही दिनों
में उनका खाना खत्म हो गया और नमकीन बिस्किट्स ने उनकी तकलीफ में बहुत इजाफा कर दिया। गलत डायरेक्शन में जाने की वजह से वो अपने रूट से दूर हो गए। उन्होंने रास्ता चेंज करके रॉबिन्सन क्रूज आइलैंड, जो अब मैसेटीरा कहलाता है, उसकी तरफ चलने का फैसला किया। लेकिन सफर के दौरान दूसरा साथी मैथ्यू जॉय बीमारी से मर गया। उसका जिस्म समंदर में दफन कर दिया गया। जो सर्वाइवर्स थे वो जॉय के जाने के बाद अंदर से टूट से गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका सबसे बुरा वक्त तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। जॉय के गुजरने के कुछ दिनों बाद एक और तूफान आया जो उनके लिए एक और मुसीबत बन गया। ये तूफान इतना बदतरीन था कि ये तीनों व्हेलिंग बोट्स एक दूसरे से अलग हो गईं। ओवेन चेज अपने क्रू मेंबर्स रिचर्ड पीटरसन, आइजैक कोल, बेंजामिन लॉरेंस और थॉमस निकरसन के साथ एक बोट में था। तूफान के बाद उन्होंने अपनी दूसरी बोट्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अब ये ग्रुप सिर्फ अपनी बोट में अकेला रह गया था। जिंदगी का सफर अब और मुश्किल हो गया था। क्रू मेंबर्स एक के बाद एक गिर रहे थे। सबसे पहले पीटरसन ने हार मान ली और समंदर के पानी को अपनी कब्र बना लिया। उसको भी समंदर में दफन कर दिया गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद आइजैक कोल भी गुजर गया, लेकिन इस दफा बाकी लोगों ने एक खौफनाक फैसला किया। भूख और थकन ने उन्हें उस हद तक पहुंचा दिया था कि कोल का जिस्म उन्हें जिंदा रहने का एक रास्ता लगने लगा। शदीद भूख और बेहाल क्रू ने उसका जिस्म खाना शुरू कर दिया। जो गोश्त खाया जा सकता था उसको खा के बाकी छोड़ देते और उनका ज्यादातर फोकस सिर्फ दिल, जिगर और फेफड़ों पर था। ये बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था उनके लिए, लेकिन इससे भी वो कितनी देर तक जिंदा रहते। दूसरी तरफ कैप्टन पोलार्ड की बोट में भी कुछ ज्यादा बेहतरी नहीं थी। वहां भी क्रू डेड बॉडीज खाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मुश्किल ये थी कि अब कोई नेचुरल डेथ से मरने के लिए तैयार ही नहीं था। जब बॉडीज खत्म हो गई तो डेस्परेट क्रू ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया, पर्चियां डालकर फैसला करने का कि कौन अगला होगा जो बाकी लोगों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देगा। पोलार्ड के कजन ओवेन कॉफिन ने शॉर्ट स्ट्रॉ ड्रॉ किया। ये उसका पहला और आखिरी व्हेलिंग ट्रिप बना। बस 17 साल की उम्र में उसे अपने साथियों के लिए कुर्बानी देनी पड़ी। कैप्टन पोलार्ड ने ऑफर किया कि वो उसकी जगह जान दे देगा, लेकिन कॉफिन ने ब्रेवरी दिखाई और कहा, नो, आई लाइक माई लॉर्ड एज वेल एज एनी अदर। कॉफिन का कातिल उसका बेस्ट फ्रेंड चार्ल्स रैम्सडेल बना, जो नतीजा आते ही फौरन गन उठा के कॉफिन के सर पे गोली मारकर उसको खत्म कर दिया और फिर उसके जिस्म को खा लिया गया। कॉफिन की मौत के बाद कुछ ही दिन गुजरे और एक और क्रू मेंबर बार्जले रे नेचुरल कॉज की वजह से मर गया। उसके भी जिस्म को कंज्यूम कर लिया गया ताकि बाकी लोग जिंदा रह सके। एसेक्स के अटैक के 90 दिन बाद ओवेन चेज, बेंजामिन लॉरेंस और थॉमस निकरसन को एक शिप इंडियन ने रेस्क्यू कर लिया। उनकी बोट को समंदर में भटकते हुए देखा गया था और ये रेस्क्यू उनके लिए एक मिरेकल था। 4 दिन बाद कैप्टन पोलार्ड और चार्ल्स रैम्सडेल को भी एक नैनटकेट व्हेलिंग शिप डॉल्फिन ने रेस्क्यू किया, लेकिन जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो उनका मेंटल स्टेट इतना बिगड़ चुका था कि दोनों ने रेस्क्यूअर्स पर हमला कर दिया और अपने पास रखी हुई हड्डियों को प्रोटेक्ट करने लगे। ये हड्डियां उनके मरे हुए क्रू मेंबर्स की थी, जो उनके लिए जिंदा रहने का बस आखिरी सहारा था। पोलार्ड और रैम्सडेल को रेस्क्यू के बाद एक और मिशन भेजी गई ताकि हेंडरसन आइलैंड पे उन 3 क्रू मेंबर्स को भी ढूंढा जा सके जो वहां रुक गए थे। हैरत की बात यह है वो तीनों जिंदा थे और कुछ ठीक हालात में भी थे। इस तरह एसेक्स के 20 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 8 लोग जिंदा बचे, जबकि 12 ने अपनी जान गंवाई। उनमें से 7 लोग अपने ही साथियों के हाथों खाए गए। कैप्टन पोलार्ड के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। एसेक्स का सफर खत्म होने के बाद भी पोलार्ड ने समंदर को नहीं छोड़ा और 2 और शिपरेक्स से जिंदा निकला, लेकिन उसने आखिर डिसाइड कर लिया कि सेलिंग करना उसके लिए था ही नहीं और 78 साल की उम्र तक वो जिंदा रहा और 20 नवंबर को अपने क्रू मेट्स की याद में फास्टिंग भी करता था। ये वो दिन था जब वेल ने अटैक किया था। ओवेन चेज भी अपना करियर कंटिन्यू कर रहा था और अगले 20 साल तक वेलिंग करता रहा, लेकिन एसेक्स का जो एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ था वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक दिमागी अदारे में गुजारे उसने। ये कहानी सिर्फ इंसानी एंड्योरेंस और सर्वाइवल की नहीं, बल्कि उस वेल की भी है जिसने एसेक्स को डुबोया। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और एक राइटर हरमन मेलविल ने इंस्पायर होकर इस कहानी से इतना इन्फ्लुएंस किया कि उसने 1851 में अपना मशहूर नॉवल मॉबी डिक लिखा और इस तरह एसेक्स की कहानी हमेशा के लिए इमोर्टल हो गई। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।